हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एस एस एडजन जी गुरु जी प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम सामाजिक विज्ञान में चौथी क्लास लेने जा रहे हैं, तो क्लास नंबर 4 आज जो हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो पिछला जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा पहले वियना संधि के बारे में पढ़ा। वियना संधि से क्या है, फ्रांस के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, यानी फ्रांस का अस्तित्व कुल मिलाकर उसको खत्म कर दिया जाता है। तो फ्रांस में इस तरह से क्या होता है कि 1830 की अगर हम बात करें तो वहां पर भूखमरी फैल जाती है, बेरोजगारी की समस्या आ जाती है, धीरे धीरे जो फ्रांस की जनसंख्या बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस तरह से वहाँ की जो राजतंत्र वहाँ स्थापित हो जाता है और लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र वहाँ हटा दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है, रोजगार नहीं रहता लोगों के पास, तो भूखमरी की समस्याएं हो जाती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर फ्रांस का पतन होना शुरू हो जाता है। अगर बात करें हम, तो फ्रांस में जो क्रांतियां देखने को मिली हैं, इसी का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जर्मनी के एकीकरण को लेकर रहेगा। तो आज जो हम जर्मनी के एकीकरण पर चर्चा करेंगे, तो देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो ध्यान से बच्चे सभी जो समझेंगे। तो देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण, यानी कि एकीकरण का मतलब क्या होता है कि जर्मनी के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं से हम सीख लेते हैं। इसी तरह से जो जर्मनी है, तो जर्मनी जो है फ्रांस से सीख लेता है, यानी पूरे विश्व में कोई भी घटना होती है तो हम कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं। इसी प्रकार से जो जर्मनी होता है वो फ्रांस की समस्याओं से सीखता है, उसके कारणों से सीखता है और उन समस्याओं को सॉल्व करता है। इसी तरह से जर्मनी के अंदर जो समस्याएं हैं, यानी कि वहाँ जो राजतंत्र लगा हुआ है, वहाँ के जो लोग विचलित हैं, उन समस्या को दूर करने के लिए जर्मनी का एकीकरण करना आवश्यक था। क्योंकि आपने देखा कि जर्मनी क्या है, अनेक भागों में बटा हुआ है। आप जैसे कि बात करें हम भारत देश की, अखंड भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, तो उसी तरह से जर्मनी में भी बहुत सारी समस्याएं थी। जो जर्मनी है उसका भी हम एकीकरण करना चाहते थे, लेकिन वहां कोई नेतृत्व करने के लिए कोई एक ऐसा नेता चाहिए था जो जर्मनी के अंदर नहीं था। तो इन्हीं सभी बातों पर जो वहाँ राष्ट्र प्रेमी यानी राष्ट्रवाद का विकास करना चाहते हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो आइए समझते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1848 की बात करें, तो 1848 में क्या होता है, वहां पर कुछ राजशाही लोग होते हैं और सैनिक शासन वहां पर हो जाता है। जैसे कि आज के समय में आपने सुना होगा कि किसी देश में अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो वहां सैनिक शासन को लागू कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इस प्रावधान को वहां भी लागू किया गया। तो राजशाही लोगों का शासन है, यानी कि जो कुलीन लोग वहां बने हुए हैं, पहले से अधिकार जमाए हुए हैं, तो उन्हीं का शासन व्यवस्था चल रही है। अगर बात करें वहां, तो सैनिक शासन और राजशाही लोगों का शासन जर्मनी के अंदर देखने को मिलता है। उसी समय क्या होता है कि एक देश होता है प्रशिया। प्रशिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। अगर जर्मनी के एकीकरण में इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है प्रशिया को लेकर। तो देखिएगा, यहाँ पर एक प्रशिया में एक ऑटोमन बिस्मार्क होते हैं। ऑटोमन बिस्मार्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वहां, और उस समय ये मुख्यमंत्री होते हैं। तो ओटो वॉन बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वहां पर ये मुख्यमंत्री हैं। तो जर्मनी में जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए, यानी समस्याओं को हल करने के लिए ऑटो वॉन बिस्मार्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ ये मुख्यमंत्री होते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में वहां पर एक आंदोलन चलाया जाता है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में यह आंदोलन लोगों को जोड़ा जाता है और जर्मनी का एकीकरण करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क, एक नंबर में बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो वो किसने किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण करने में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो वो आंसर होगा हमारा ऑटो वॉन बिस्मार्क। उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है कि प्रशिया, यहाँ पर एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। कौन सा युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, इसको सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 7 वर्ष तक चलता है, कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक, इसलिए इसको शतवर्षीय युद्ध कहा गया। अब ये जो युद्ध होता है शतवर्षीय, ये किन किन देशों के बीच होता है, आइए देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है, और ये लोग जो प्रशिया के साथ युद्ध करते हैं। तो 7 वर्ष तक ये युद्ध चलता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया शतवर्षीय युद्ध। तो आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि शतवर्षीय युद्ध यानी किन किन देशों के बीच हुआ, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस और प्रशिया के बीच ये युद्ध होता है। तो यहाँ पर जब ये युद्ध होता है, 7 वर्ष ये चलता है शतवर्षीय युद्ध, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और प्रशिया, यहाँ पर प्रशिया जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में। और प्रशिया में क्या होता है, प्रशिया की यहाँ पर जीत हो जाती है।
इसी जीत के कारण क्या होता है कि जर्मनी का एकीकरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ओटो von बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हमारा जो 1871 आ जाता है, तो 1871 में यहाँ पर जो राजा बनाया जाता है उनका नाम होता है केसर विलियम प्रथम। यहाँ भी एक नंबर में हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो जर्मनी में जो 1871 में राजा किसको बनाया जाता है, तो उनका नाम क्या होता है, केसर विलियम प्रथम, ये राजा होते हैं। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को एक महाशक्ति के रूप में उभारा, यानी कि स्थापित किया है। यानी कि प्रशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वहां पर देश मतलब राज्य होता है जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए जर्मनी के एकीकरण में यूरोप के अंदर जो प्रशिया एक महाशक्ति के रूप में वो उभर कर आता है। तो प्रशिया यहाँ पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। अगर बात करें हम, तो वहां पर जर्मनी में जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो नए नए राज्य वहां स्थापित किए जाते हैं, और नए नए राज्य जब स्थापित किए जाते हैं तो उसको चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ चीजें अपनाई जाती हैं। जैसे मुद्रा का प्रचलन किया गया। आपने देखा होगा किसी भी देश के लिए जो मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसकी पहचान होती है। तो ये जो इस तरह से जर्मनी की धनराशि वहां पर निश्चित की गई, मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली चलाएगी, इसी के साथ में न्यायिक व्यवस्था को लेकर कार्य किया गया, यानी उसका आधुनिकरण, मॉडर्न रूप उसको दिया गया। तो आज जो हमने यहाँ जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा बच्चों, तो देखिएगा जो जर्मनी का एकीकरण है वो किस तरह से हमें बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो जैसे कि आप देखने की एक माइंड मैप तैयार किया गया है, और इस माइंड मैप को मतलब आपको किस तरह से याद रखना है कि हम परीक्षा में इसको अच्छी तरह से लिख सकें। तो इस तरह से तकनीकों को अपनाकर आप जो अपने दिमाग में ये चीजें रख सकते हैं लंबे समय के लिए। एक हमारा एक माइंड मैप होता है, आप इसको परीक्षा में इस तरह से माइंड मैप बनाकर लिख देंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। और 150 वर्ड में हमें लॉन्गेस्ट क्वेश्चन लिखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा माइंड मैप तैयार है तो हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया इस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण, तो आप क्या लिखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण 1848 में होता है, पॉइंट बनाकर, और वहां पर राजशाही लोग और फौज जो होती है वहां पर शासन होता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि प्रशिया, यानी कि जर्मनी के अंदर जो प्रशिया एक राज्य होता है, ओटो von बिस्मार्क वहां मुख्यमंत्री होते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वहां पर 7 वर्षीय युद्ध चलता है। तीसरा पॉइंट, वहां पर कौन कौन से देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किन किन के बीच युद्ध हो रहा है, तो प्रशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये सब इस तरह से आप पॉइंट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिखा, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने माइंड मैप को 150 वर्ड में लिखकर बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन लिखना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।